जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अपने पास एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें हल्की, रुक रुक कर और कांपती हुई चल रही थीं। मैंने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती फीकी रोशनी में उसका चेहरा देखा। इतने अंधेरे में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके हंसली के पास पड़े बैंगनी निशान दिल दहला देने वाले थे। ये सब क्या हुआ था? बेल्ट के वार, बोतल टूटने की आवाज और एक औरत की चीखें। उसके शरीर पर मौजूद वे सारे घाव मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो गया था और मैं अपने ही नाम वाले एक दूसरे आदमी के शरीर में आ गया था। वह शराबी पत्नी को पीटने वाला और पूरी तरह निकम्मा इंसान था। मैन चेन जुइशेंग, जो कभी 100 अरब युआन का कारोबारी दिग्गज था, अब इस टूटे हुए घर का मालिक बन चुका था। एक ऐसा सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय डाल देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना नरम रखा, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह सहम गई। नंगे पैरों से ठंडे सीमेंट के फर्श पर चलते हुए वह दरवाजे तक गई और अनजाने में पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही अपनी बेटी चेन चेन की तरफ देखा। अपनी बेटी की ओर डाली गई उसकी उस नजर और उसकी आंखों में भरे भावों ने मेरे दिल को जैसे बेरहमी से जकड़ लिया। कारोबारी दुनिया में वर्षों की चालबाजियों ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया था। पिछले जीवन में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई देशों के बड़े अधिकारियों से मिला था और न जाने कितनी ऐसी औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास चली आती थीं। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सब कुछ देख चुका हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी जाग न जाए, और दूसरी बात, उसने यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां मलने लगा। यादें लगातार मेरे दिमाग में उमड़ने लगीं। इस शरीर का पुराना मालिक जुआरी था। जब भी वह हारता अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? एक बार उसने शू मेंग को इतना पीटा कि वह 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ा। वह खुद कोई काम नहीं करता था। पूरा परिवार बाजार में शू मेंग के फल का ठेला लगाने से चलता था। वह हर महीने 2 या 3 हजार युआन कमाती थी, लेकिन वह आदमी सारे पैसे छीनकर जुए में हार जाता था। जब उसे पैसे चाहिए होते, तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। एक बार चैन चेन को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर फोन उठाकर कहा, मैं जुआ खेल रहा हूं, जब वो मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल वह दोबारा हार गया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए शू मेंग की क्या कीमत है? अपनी कीमत बताओ। शू मेंग की कितनी कीमत हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वह खूबसूरत है। यकीन नहीं होता? कल आकर खुद देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज वे लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी शूमेंग चाय का कप लेकर आई। इसी दौरान चेन चेन नींद में बेचैनी से सिसकने लगी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर घुसकर बच्ची को काटेंगे। शूमेंग ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी हमेशा उसे पीटता और गालियां देता था, वह ऐसी बात कह सकता है। वह चेन चेन को सुलाने के लिए बिस्तर पर आ गई और मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। उसका शरीर हल्का सा तना हुआ था। घृणा और क्रोध की तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके बाद मेरे में उससे भी अधिक तीखा और असहनीय दर्द उठा। जब वे बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शूमेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। मितली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सिर तक चढ़ गई। उसके तुरंत बाद मेरे दिल में उससे भी अधिक प्रचंड और चुभता हुआ दर्द उठा। जैसे ही वह बटन खोल रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शूमेंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसका नाम लेते हुए उसकी आंखों में देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से फैल गईं। उनमें एक ऐसी हल्की सी उम्मीद भी थी जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सो जाओ, मैं तुम्हें और चेन चेन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कहते समय मेरे दिमाग में आगे की योजना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। ये मेरी आदत नहीं थी, बल्कि सब कुछ तुरंत बदल देने की बेचैनी मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। शूमेंग बेहद हल्के कदमों से चेन चेन को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह घबरा गई। माफ करना, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। तुमने मुझे नहीं जगाया, मैं खुद ही जाग गया था। आज मैं चेन चेन को स्कूल छोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मैं जानता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगना चाहता हूं। डर अब उसकी आदत बन चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में केवल कुछ अंडे और एक कटोरी बचा हुआ चावल था। उसकी खाली हालत देखकर दिल टूट रहा था। जब मैं सुनहरे और खुशबूदार अंडे वाले तले हुए चावल की 2 प्लेटें लेकर बाहर आया, तो शूमेंग और चेन चेन एक तरफ खड़ी मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई समझ से बाहर चमत्कार देख लिया हो।
चेन चेन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, माँ पापा खाना बना सकते हैं। शू मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल उलझे हुए भावों से मुझे देखती रही। बाजार शोर और अफरा तफरी से भरा था। मैं शू मेंग के फलों के ठेले के सामने खड़ा हल्का सा माथा सिकोड़ रहा था। ठेला बहुत साधारण था। उस पर केवल एक ही किस्म के सेब बेतरतीब ढंग से रखे थे और फटे हुए गत्ते पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में प्रति जिन 3.8 युआन लिखा था। बगल वाली सब्जी बेचने वाली चिल्लाई, अरे वाह, आज जोईशेंग मदद करने आया है। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते हुए चली गई। मैं नीचे बैठा उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई और हाथ में उसका वजन महसूस किया। फिर मैंने आसपास तेजी से गुजरती भीड़ को देखा, जो हर ठेले को नजरअंदाज कर रही थी। मांग को तुरंत भड़काने की एक योजना मेरे दिमाग में साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ते का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर पड़ा मार्कर लिया और उस पर 2 बड़ी पंक्तियां लिख दी। इसके बाद मैंने बिना झिझके 3.8 युआन वाला बोर्ड फाड़ दिया और नया बोर्ड सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर उसे देखने लगी और हैरानी से चिल्लाई, एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो। चान जुइशेंग, क्या शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह तो तुम्हारे कपड़े तक बिक जाएंगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आंटी, हिसाब किताब केवल लागत के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे सेब के इस एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मैं कम से कम समय में पूरा माल बेचकर नकदी का प्रवाह शुरू करना और इस ठप पड़े ठेले में दोबारा जान डालना चाहता हूँ। नए बोर्ड ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक अधेड़ आदमी पास आया। मालिक, क्या सच में 20 युआन में एक थैला मिलेगा और हम उसे खुद भर सकते हैं? सेब खट्टे तो नहीं है? मैंने सहजता से एक सेब उठाया, कुशलता से उसका एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। छक कर देखिए, मीठा है या नहीं, ये आप खुद बताइए। उसने सेब छका, बिना कुछ कहे एक थैला उठाया और पागलों की तरह उसमें सेब भरने लगा। उसने थैला लगभग फाड़ ही दिया था। मैं हंसा और बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं सारे सेब आपके हैं। यह वाक्य जैसे किसी बांध का दरवाजा खोल गया। चारों तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन शब्दों ने इंसानी स्वभाव की सबसे मूल लालसा को तुरंत जगा दिया। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वह मुंह खोले की तरह सेब भरती भीड़ और तेजी से घटते सेबों के ढेर को देखती रही। उनका लोहे का बाट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। अपना काम खत्म करके शूमेंग चिंता में वापस आ रही थी। दूर से अपने ठेले को भीड़ में डूबा देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। वे घबराकर भीड़ को धकेलती हुई अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि मैं ठेले के पीछे स्थिर खड़ा था। न मैं किसी के सामने झुक रहा था, न गुस्सा कर रहा था। बस शांत रहकर पैसे ले रहा था और थैलियां दे रहा था, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूटने में लगे थे। वे सेब जो पहले पूरे दिन में मुश्किल से बिकते थे, उसकी आंखों के सामने गायब होते जा रहे थे। जब उसने एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो वाला बोर्ड देखा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युआन में जितना चाहें उतना भरेंगे तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हमें मुनाफा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, इसलिए वे खुद दौड़कर हमें पैसे दे रहे हैं। वह स्तब्ध होकर लोगों की लंबी कतार देखने लगी। हमने कितना बेच लिया? लगभग 500 युआन का। 500? उसकी आंखें फैल गईं और वह मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे पूछा, और माल मंगाए? कतार में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, मालिक जल्दी और माल मंगवाओ। शू मेंग ने फौरन फोन किया और मेरे निर्देश के अनुसार एक पूरा ट्रक सेब मंगवा लिया। ली ट्रक चलाकर आया। ये नजारा देखकर वह हैरानी से जीभ छटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब पूरा किया, ट्रक का अधिकांश माल बिक चुका था। लाओली उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए हैरानी से बोला, हे भगवान, आज तुमने 1000 जिन से भी ज्यादा सेब बेच दिए होंगे। शू मेंग को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, कुल बिक्री कितनी हुई? मैंने जवाब दिया, लगभग 4300 युआन। इतना पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का यह पहला कदम है। शू मेंग स्तब्ध दिखाई दे रही थी। पहले वह पूरे महीने में भी मुश्किल से इतनी रकम कमा पाती थी। ठेला समेटने के बाद मैं उसे सामान खरीदने ले गया। मांस, मछली और पसलियां खरीदने में लगभग 300 युआन खर्च हो गए। शू मेंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानता था कि इतने खर्च से उसका दिल दुख रहा था, लेकिन आज हमें जश्न मनाना ही था। गली के मोड़ पर छोटी बच्ची ने मेरे दोनों हाथों में सामान देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियां बनेंगी। मैं नीचे झुका और उसके छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। वाह, मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वह खुशी से मेरे चारों ओर कूदने लगी। शूमेंग हमें देख रही थी और उसकी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम हो रही थी। एक समय इस घर में केवल खामोशी और डर हुआ करता था।
अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। चैन चैन लगातार चहकती रही और शूमेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही दृश्य चाहता था। जब हम मोड़ वाली किराने की दुकान के पास पहुंचे तो चेन चेन ने अचानक मेरी कमीज खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दुकान में रखे कांच के मछली घर की तरफ इशारा कर रही थी। पापा, देखो, छोटी सुनहरी मछलियां कितनी लाल और सुंदर हैं। वे केवल कुछ युआन की साधारण सुनहरी मछलियां थीं, लेकिन चेन चेन की नजर में वे अनमोल खजाना थीं। ठीक है पापा, तुम्हारे लिए कुछ मछलियां खरीदेंगे। शू मेंग ने पीछे मुड़कर कहा। मैं पहले जाकर सब्जियां धोती हूं, तुम दोनों जल्दी वापस आ जाना। वह सामान उठाकर लगभग 10 मीटर दूर मौजूद जर्जर इमारत की तरफ तेजी से चल पड़ी। मैं चेन चेन को गोद में लेकर किराने की दुकान पर सुनहरी मछलियां चुन रहा था। तभी मेरी नजर घर के दरवाजे के आसपास घूम रहे कुछ लोगों पर पड़ी। वे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही शूमेंग का रास्ता रोक रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। शूमेंग साफ तौर पर घबरा गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया और सतर्कता से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला आदमी बदमाशी से मुस्कुराया और उसके पास झुक गया। भाभी, बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं। तुम्हारा आदमी चेन जुइशेंग कल रात ताश में हार गया था। उसने कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। अब अपने भाइयों को थोड़ा मजा करने दो। शू मेंग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से सारा सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया, मानो शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शू मेंग गिरोह की तरफ पीठ कर चुकी थी और उसी दिशा में देख रही थी जहां से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था और आंसू बिना आवाज के लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें, वह मुझे देख रही थी। मैं अपनी बेटी और सुनहरी मछलियों का कटोरा लिए एक अच्छे पिता की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके होंठ कांपने लगे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। चान जुइशेंग, तुमने पूरी रात और पूरा दिन यह अच्छा बनने का नाटक केवल इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊं। वह तेजी से झुकी, जमीन पर बिखरी अभी खरीदी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझसे टकराकर जमीन पर बिखर गईं। चेन चेन डर गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो। मेरे कुछ कहने से पहले ही शूमेंग मुड़कर घर की तरफ भागी, लेकिन वह अंदर नहीं पहुंच पाई। ट्रायड नाम के आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर फेरने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब कुछ लिख कर दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चलोगी? मैंने देखा कि शूमेंग पूरी तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरा डर उभर आया। उसी पल मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कारोबारी दुनिया में 10 वर्षों तक संघर्ष करके तराशी गई ऐसी आवाज का इन गुंडों ने पहले कभी सामना नहीं किया था। मैंने ट्रायड के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके होंठ के कोने से खून बहने लगा। वह स्तब्ध होकर अपना चेहरा पकड़ने लगा। बाकी सब भी जम गए। फिर वह दोबारा मुक्के चलाता हुआ मेरी तरफ झपटा। मैं एक कदम किनारे हुआ, उसका वार बचाया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वह चीखते हुए पीछे उड़ गया और जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। बाकी तीनों गालियां देते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैं तेजी से आगे बढ़ा। फेंकना, जोड़ मोड़ना और घुटने से वार करना, पिछले जीवन में सीखी हर युद्ध कला मैंने इस्तेमाल की। मेरा हर वार सही जगह लगा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर पड़े थे। मेरे पीछे चेन चेन अपनी छोटी मुट्ठी ऊपर उठाकर चिल्लाई, पापा, बुरे लोगों को मारो। वाह! शूमेंग ने कोई आवाज नहीं निकाली। मैं ट्राइड के पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और नीचे देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, मैंने जुआ छोड़ दिया है। पुराने सारे हिसाब खत्म हो चुके हैं। फिर कभी मेरे परिवार के पास आए तो जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा, समझे? उसने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तुमने पैसे लिए हैं और वापस नहीं दे रहे, हम पुलिस बुलाएंगे। मैं हंसा। पुलिस बुलाओगे? क्या तुम्हें पता है कि बड़े पैमाने पर जुआ चलाने की सजा क्या होती है? क्या मैं तुम्हें बताऊं? मेरे फोन में सबूत मौजूद हैं। क्या तुम्हारी तरफ से मैं ही फोन कर दूं? उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। माफ कर दीजिए भाई चेन, हमसे गलती हो गई, हम अभी चले जाते हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। फिर अब भी कांप रही शूमेंग की तरफ देखकर कहा, मेरी पत्नी से माफी मांगो। उन लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए भाभी, अब यहां से निकलो। मैंने ट्रायड को ठोकर मारकर एक तरफ किया। वे घबराकर वहां से भाग गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। मैं शूमेंग की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, संदेह और गहरा दर्द था। मेरे दिल में सुई चुभने जैसा दर्द उठा। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए गंभीरता से कहा, शू मैंग, पुराना चेन जुइशेंग एक घटिया इंसान था। उसने जो किया है उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें और चेन चेन को जरा सा भी दुख पहुंचने दिया तो मेरी मौत बेहद भयानक हो।
शूमेंग मुझे देखती रही और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहते रहे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह रोते हुए चिल्लाई, चैन जोइशेंग, तुम कमीने हो, मैं दोबारा तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। ये कहने के बाद वह चेन चेन को खींचकर घर के अंदर ले गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रसोई में गया और कुछ ही देर में खट्टी मीठी मछली और मसालेदार पसलियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाने की प्लेटें लेकर शयन कक्ष के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। खाना तैयार है। गुस्से में रहकर बच्ची को भूखा मत रखो, मैं बैठक में सो जाऊंगा। मैंने थाली नीचे रखी और मुड़कर जाने लगा। अंदर से चेन चैन की हल्की सी आवाज आई, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे कटोरियों और खाने की छड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सख्त सोफे पर लेटकर छत को देखने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन मंजिल की दिशा मुझे पहले कभी इतनी साफ दिखाई नहीं दी थी। मुझे उनकी रक्षा करनी थी और इस परिवार को सच में दोबारा खुशहाल बनाना था। शयनकक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज शूमेंग के साथ ठेले पर गया। एक थैला 20 युआन, जितना चाहो खुद भरो, बाजार की पहचान बन गया। हर दिन 1,000 जिनसे ज्यादा सेब लगातार बिकने लगे। एक सप्ताह से भी कम समय में शूमेंग के खाते में 10,000 युआन बढ़ गए। रात को उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री कम होने लगी। तब मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैंने चेरी और ब्लूबेरी लाने का सुझाव दिया। उसने माथा सिकोड़कर कहा कि वह पहले भी इन्हें बेचने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वे नहीं बिके। मगर इस बार तरीका अलग था। मैंने ठेले को 2 स्तरों में बांट दिया। नीचे वाले स्तर पर सेब और आड़ू 15 युआन प्रति जिन थे। ऊपर वाले स्तर पर चेरी और ब्लूबेरी 25 युआन प्रति जिन थीं। ग्राहक अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकते थे। सारे फलों को धोकर काट कर डिब्बों में रखा गया था। केवल 1 युआन और देकर जितना चाहें दही ले सकते थे। 1 और युआन देने पर एक जिन सेब भी मिलते थे। नया ठेला साफ सुथरा और व्यवस्थित था, इसलिए गंदे और बेतरतीब बाजार में वह अलग ही दिखाई दे रहा था। उस दिन की कुल बिक्री 3,000 युआन से अधिक हुई। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि नीचे वाले सस्ते फलों की तुलना में ऊपर वाले महंगे फल ज्यादा बिके। ठेला बंद करते समय शूमेंग खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे इसका कारण पूछ लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महंगे फलों से उन्हें लगता है कि उन्हें और भी बड़ा फायदा मिल रहा है। केवल 10 युआन अधिक देकर वे महंगे फलों में से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। आखिर कौन लालच में नहीं आएगा? कारोबार का मतलब लोगों के दिमाग को समझकर चलना है। उसने मुझे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी चालाकी करते हो। लेकिन उसके होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। उस सप्ताह हमने फिर 10,000 युआन कमाए। मुझे देखने वाली उसकी आंखों में धीरे धीरे फिर से रोशनी लौटने लगी। उस दिन चेन चेन को स्कूल से लेने जाते समय हमने दरवाजे पर अच्छे सूट में खड़े एक आदमी को देखा। वह शूमेंग का बड़ा भाई शूहाई था। भैया! शूमेंग खुशी से उसके पास दौड़ी। शूहाई ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी चाकू जैसी तेज नजर मेरी तरफ घूमी। जुईशेंग, मेरे साथ सिगरेट का एक पैकेट खरीदने चलो। मैं समझ गया कि वही मुझसे अकेले बात करना चाहता था। वाहन खड़े करने वाली जगह पर पहुंचकर उसने एक BMW की तरफ इशारा किया। इस गाड़ी की कीमत 2 लाख युआन से अधिक है। कैसी लगी? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ पर पटक दिया। इसमें 2 लाख युआन है। गाड़ी भी तुम्हारी होगी। कल शूमेंग को तलाक दे देना। बच्ची उसके साथ रहेगी। गाड़ी और पैसे तुम रख लेना। इसके बाद हमारे बीच सब खत्म। शू हाई की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भैया, अब मैं बदल चुका हूं। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। शू हाई का चेहरा अंधेरा पड़ गया। शू मेंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो, तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी कैसी हो गई। शराब और जुआ, बस यही सब किया तुमने। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम लग रहे हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा। मैं जानता था कि वह इस शरीर के पुराने मालिक को गालियां दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे। मुझे कुछ और महीने दे दीजिए। तुम तो कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात काट दी। गांव का एक आदमी विश्वविद्यालय चला गया तो क्या खुद को शहर का समझने लगा? अगर उस समय शू मेंग ने गलत फैसला नहीं किया होता तो तुम्हारे जैसे आदमी की औकात ही क्या थी? तुम जैसे लोग पैसे वाले परिवार में शादी करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, है ना? खूबसूरत पत्नी से शादी करके इज्जत पाना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? मैंने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें खोल दिया। मैं किसान का बेटा हूं और एक रसोइया हूं जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया है, लेकिन पैसे देकर मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो। मैं 10 लाख युआन कमाकर दिखाऊंगा, उसके बाद मुझसे बात करना। शू हाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह ऐसे तिरस्कार से हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। मैंने उससे और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और वापस घर चला गया। घर लौटने पर शूमेंग थोड़ी चिंतित दिखाई देते हुए मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, कोई बात नहीं है भैया, बस मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा।
शूहाई रात के खाने के लिए रुक गया। खाने की मेज पर बैठकर उसने कमरे में रखे पुराने फर्नीचर पर नजर दौड़ाई और माथा सिकोड़ लिया। ये सारा कबाड़ अब तक क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? मैं जवाब देने ही वाला था कि शूमेंग ने मेज के नीचे धीरे से मेरा हाथ खींच लिया। उसने अपने भाई से नरम आवाज में कहा, भैया, जुईशेंग सच में पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गया है। उसने मुझे कई अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शूहाई ने ठंडी आवाज में नाक से फूंकार भरी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या श्री लू हमारे प्रचार प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है? उन्होंने तो कहा था कि आज इसे मंजूरी दे देंगे। दूसरी तरफ की आवाज बहुत घबराई हुई थी, यहां तक कि मैं भी उसकी बातें हल्की सी सुन पा रहा था। श्री लू ने प्रस्ताव देखकर कहा था कि वह बहुत पुराने ढर्रे का है। शाही जीवन का आनंद और उत्कृष्ट कृतियों का संग्रह जैसी बातें अब काम नहीं करती। वे 3 घंटे बाद तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। अगर तुम इसे दोबारा ठीक नहीं कर पाए तो इस परियोजना की योजना फीस काट ली जाएगी और तुम्हारा पद भी खतरे में पड़ जाएगा। शू हाई ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और बहुत विनम्र बनकर ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक चाहता था कि परियोजना की छवि उच्च स्तर की हो, लेकिन दिखावटी न लगे। उसमें सांस्कृतिक गहराई भी हो और वह युवा लोगों को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रस्ताव पर नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। उच्च स्तर की संपत्तियां केवल मकान नहीं बेचती, वे संपर्क, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं बेचती हैं। मैं मुड़कर वापस रसोई में चला गया। जब और व्यंजन लेकर बाहर आया तो शूहाई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था और प्रस्ताव आधा अधूरा पड़ा था। शू मेंग ने चिंता से कहा, भैया, फोन करने बाहर गए हैं। अगर यह ग्राहक हाथ से निकल गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैंने सुना है कि यह संपत्ति इस साल उनकी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। चेन चेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, क्या आप मामा से भी ज्यादा होशियार हैं? साबित करके दिखाओ। मैं मुस्कुराया, फिर बैठकर माउस चलाया। शू हाई के अधूरे प्रस्ताव का पूरा पाठ चुना और उसे मिटा दिया। शू मेंग चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने इसे सुरक्षित नहीं किया था? सुरक्षित करने से भी कोई फायदा नहीं होता, उसका पूरा तरीका ही गलत है। मैंने आगे कुछ नहीं समझाया। मेरी उंगलियां कुंजी पटल पर चलने लगीं और कुछ ही देर में मैं पूरी तरह काम में डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रस्ताव आकार लेने लगा। संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित संचालन व्यवस्था, संसाधन एकीकरण की रणनीति और पहचान सत्यापन प्रणाली। मैंने एक एक करके सारी चीजें तैयार कर दी। जब शू हाई वापस आया और उसने मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। तुमसे किसने कहा था कि मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाओ? वह तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। शू मेंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की, इसे संपत्ति के प्रचार के बारे में क्या पता है? शू हाई आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। उस पर बेहद व्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया एक प्रचार प्रस्ताव दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। तुमने मेरी पुरानी योजना का क्या किया? उसे मिटा दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसे तैयार करने के लिए मैंने कितनी रातें जागकर बिताई हैं? उसी समय उसका फोन बज उठा। समय सीमा पूरी हो चुकी थी। उसने स्क्रीन पर लगभग तैयार हो चुके नए प्रस्ताव को देखा और उसके चेहरे के भाव लगातार बदलने लगे। आखिरकार उसने दांत भींचकर नया प्रस्ताव भेज दिया। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी वजह से यह सौदा हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी परिणाम नहीं आया था। मैंने पानी का कप उठाकर एक घूंट लिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ देर दूसरी तरफ की बात सुनी और उसके होंठ हल्के से फड़कने लगे। फिर उसने फोन काट दिया। संगीत। उसने उलझे हुए भावों से मेरी तरफ देखा, अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। मैं कंपनी जा रहा हूं, वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि अब उसका सामना किस चीज से होने वाला है। उस प्रस्ताव में लिखी अवधारणाएं उसके स्तर के व्यक्ति की समझ से कहीं आगे थीं। जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही देर बाद मेरा फोन बज उठा। फोन शू हाई का था। दूसरी तरफ उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। चेन जोइशिंग, क्या तुम अभी मेरी कंपनी आ सकते हो? श्री लियू उस व्यक्ति से मिलने पर अड़े हैं जिसने यह प्रस्ताव लिखा है। मुझे पता भेज दो, मैं तुम्हें लेने के लिए चालक भेज देता हूं। कंपनी पहुंचकर मैंने सहायक के हाथ में मौजूद प्रस्ताव को संचालन वाले पन्ने पर पलट दिया। यह मेरी बनाई हुई पहचान सत्यापन प्रणाली है। सबसे पहले घर खरीदने वालों को मालिक समिति की मंजूरी लेनी होगी। केवल पैसा होना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखा जाएगा कि वे अपने संपर्कों, कौशल या प्रभाव के माध्यम से समुदाय को क्या मूल्य दे सकते हैं। दूसरा, मेरा सुझाव है कि 30% मकानों को आरक्षित रखा जाए और उनमें देश के शीर्ष उद्योगपतियों, कलाकारों और विद्वानों को थोड़े समय के लिए रहने का निमंत्रण दिया जाए। इससे इस समुदाय की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। तीसरा, हर महीने विशेष वर्ग संवाद आयोजित किए जाए जिनमें केवल संबंधित उद्योग के शीर्ष लोगों को बुलाया जाए। जो यहां मकान का मालिक नहीं होगा उसे इन कार्यक्रमों का टिकट तक नहीं मिल सकेगा।
श्री लू की आंखें चमक उठीं। इस तरह मकान केवल एक वस्तु नहीं रहेगा बल्कि एक विशेष सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता बन जाएगा। उन्होंने मुझसे कई और विस्तृत सवाल पूछे जिनका मैंने बिना रुके सहजता से जवाब दिया। आसपास बैठे कई वरिष्ठ योजनाकार बार बार सहमति में सिर हिलाने लगे। बहुत अच्छा। श्री लू खड़े हुए और ध्यान से मेरी तरफ देखने लगे। संगीत, हमारी कंपनी में प्रचार निदेशक का पद खाली है। वार्षिक वेतन 5 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? 5 लाख। मुझे महसूस हुआ कि शू हाई की सांस अटक गई थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे अपनी पत्नी के ठेले में उसकी मदद करनी है। फिलहाल मैं पूरे समय की नौकरी करने के बारे में नहीं सोच रहा। श्री लू यह सुनकर स्तब्ध रह गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। आपने इस संपत्ति की कीमत बहुत कम रखी है। अचानक कमरे का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शू हाई ने चुपके से मेरी बांह खींची। श्री लू ने आंखें सिकोड़ लीं। श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने पहले ही असहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया था। श्री लू ने गंभीरता से कहा, श्री चेन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारी कीमत पहले से ही इस इलाके में सबसे अधिक है। मैंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसकी शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर रखने की योजना बनाई है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 युआन से अधिक कर दिया जाए। बैठक कक्ष में चारों तरफ हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। चेन, शायद तुम बाजार की स्थिति को ठीक से नहीं समझते। इस इलाके में 90,000 युआन से अधिक की कीमत पर मकान बेचना बहुत मुश्किल है। फिलहाल यही वास्तविकता है। मैं खिड़की के पास गया और परियोजना के पूर्व में मौजूद खाली जमीन की तरफ इशारा किया। पहली बात, पिछले सप्ताह विकास और सुधार आयोग की बैठक के विवरण में पूर्वी नए शहर में रेल परिवहन तंत्र का विस्तार करने की बात लिखी गई थी। दूसरी बात, पिछले महीने निर्माण व्यवस्था की संगोष्ठी में नए महापौर ने नए विकास क्षेत्रों और मुख्य शहर के बीच यात्रा का समय कम करने पर विशेष जोर दिया था। तीसरी बात, योजना विभाग की वेबसाइट पर हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के भूमि उपयोग मानचित्र को बदल दिया गया है। आपकी परियोजना के पूर्व में मौजूद जमीन को आरक्षित भूमि से बदलकर परिवहन सुविधा की भूमि कर दिया गया है। पूरा बैठक कक्ष शांत हो गया। सब लोग मुझे घूरने लगे। इन सभी जानकारियों को आपस में जोड़िए और नए महापौर की पिछली सेवा का विवरण देखिए। नानचेंग नए जिले में अपने पिछले पद पर रहते हुए उनका पहला बड़ा फैसला भूमिगत रेल के विस्तार का निर्माण आगे बढ़ाना था। मेरा अनुमान है कि 6 महीनों के भीतर भूमिगत रेल विस्तार की योजना घोषित कर दी जाएगी। उसका स्टेशन आपकी परियोजना के पूर्व में बनने की सबसे अधिक संभावना है। श्री लियू खड़े हो गए। तुम्हें इस बात का कितना यकीन है? मैंने शांत भाव से कहा, 70%। लेकिन संभावना केवल 50% भी हो तो यह दांव लगाने लायक है, क्योंकि खबर सामने आते ही यहां मकानों की कीमत 30% से अधिक बढ़ जाएगी। अभी कीमत बढ़ाकर 1,20,000 युआन करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद इसकी वास्तविक कीमत की तुलना में यह फिर भी कम होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिगत रेल की खबर सामने आते ही आसपास की बड़ी संख्या में आम बाजार वाली आवासीय परियोजनाएं बिक्री के लिए आ जाएंगी। अगर आपने कीमत 85,000 युआन ही रखी तो आपके विशिष्ट समुदाय वाली पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। धनवान लोग भूमिगत रेल से दफ्तर जाने वाले साधारण कर्मचारियों के पड़ोसी नहीं बनना चाहते। पूरा बैठक कक्ष बिल्कुल शांत था। श्री लियू पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरते रहे। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सचिव वांग, योजना विभाग के निदेशक लियू से संपर्क करो। पूर्वी नए शहर की भूमिगत रेल योजना के बारे में सावधानी से जानकारी प्राप्त करो। प्रतीक्षा के वे 10 मिनट 10 वर्षों जैसे लग रहे थे। फोन बजा। श्री लियू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए उनका चेहरा लगातार गंभीर होता चला गया। आखिर उन्होंने केवल इतना कहा, पुष्टि हो गई? अच्छा, मैं समझ गया। फोन काटकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी कंपनी में काम करो, प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष बन जाओ। वार्षिक वेतन 10 लाख युआन होगा। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? मैंने देखा कि शू हाई का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे पूरे समय की नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। श्री लियू कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बेबस होकर मुस्कुराए। हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इस परियोजना से जुड़े रहो। अपनी फीस तुम खुद तय कर सकते हो। मैंने शू हाई की तरफ देखा। वास्तव में शू हाई की बुनियादी समझ बहुत मजबूत है। वह इस योजना की मुख्य अवधारणाओं को समझ चुका है। श्री लियू उसके साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। शू हाई स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। श्री लियू ने कुछ देर सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया।
ठीक है, ये परियोजना मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते समय शू हाई अब भी सपने में दिखाई दे रहा था। उसने अचानक पूछा, तुमने साल के 10 लाख युआन ठुकरा दिए? क्या भूमिगत रेल वाली खबर का विश्लेषण सच में तुमने खुद किया था? मैंने कहा, सारी जानकारी सबके सामने मौजूद है। फलों के ठेले पर मेरी जरूरत है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। तुम जानते भी हो कि 10 लाख युआन का क्या मतलब होता है? मैंने 8 साल तक काम किया है और अब जाकर उसके आधे तक पहुंच पाया हूं। मैंने कहा,